आज का वीडियो हर एक डिज़ाइन एस्पिरेंट और आर्ट एस्पिरेंट के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्ट एंड क्राफ्ट भारत के टाइमलाइन में शायद ही रहा है। 500 करोड़ पार करते ही और लैक्मे फैशन वीक में इसका नाम दर्ज होते ही यूनेस्को ने भी इनके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। ये वर्ली आर्ट एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में प्रवेश करता है। आप सोचो, एक ट्राइब जो कि जंगलों में भटकता है, जिनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, जिनको आप शेड्यूल ट्राइब के बाद क्रिमिनल घोषित कर देते हो, उनमें से किसी एक आदमी को पद्मश्री मिल जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया। इसके पहले अगर तुम लोग सीरीज फॉलो कर रहे हो तो एपिसोड 1 में हमने मधुबनी की बात की थी, राइट। आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बात करेंगे जिसके ऊपर लोग इन जनरल बातचीत करते हैं, स्कूल्स में होता है, सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होती है, जीके में नाम सुना है। डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि 2-3 लाइन उस क्राफ्ट के बारे में पता है और ऊपर ऊपर से काम निकल जाता है। आज का वीडियो हर एक डिज़ाइन एस्पिरेंट और आर्ट एस्पिरेंट के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्ट एंड क्राफ्ट भारत के टाइमलाइन में शायद ही रहा है। और वो क्यों है, हम कहानी में समझ जाएंगे। निफ्ट, एनआईडी, यूसीट या कोई भी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम है, फाइन आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम है, बड़े स्तर के यूपीएससी तक के एंट्रेंस एग्जाम्स में वर्ली आर्ट को कोट किया जाता है। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ली के बारे में है। मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी ऑनलाइन देख रहे हैं वो जाकर अपने पास पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। इतने डिटेल में समझेंगे, एक एक टाइमलाइन, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक डेट पर कुछ ना कुछ हुआ है। अगर कहानी के हिसाब से समझोगे तो डेट्स याद करने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, अगर मोर और लेस आपको टाइमलाइन की क्लैरिटी है कि किस टाइमलाइन पर चल रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये फॉर श्योर है। ऑल राइट, वर्ली आर्ट वैसे तो शुरू होता है बहुत बाद में, जिसकी हम एक्चुअल डेट कर सकते हैं, डेटिंग कर सकते हैं पीछे जाकर। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस और जो आर्ट एंड क्राफ्ट में रिसर्च करते हैं वो मानते हैं कि ये सदियों सदियों पुराना आर्ट फॉर्म है। वो ये कहते हैं कि भारत में इससे पुराना आर्ट फॉर्म है ही नहीं। ये इतना प्राचीन और पौराणिक है। ठीक, चलिए, बहुत सारे लोग, देखो ये अनुमान है, ये फैक्चुअल डेटा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स हमको मिल जाते हैं और बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि 2500 3000 बीसीई या उससे भी पहले का आर्ट फॉर्म है, जो कि हमको मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक्स एंड शेल्टर्स में मिलता है। अब ये एक भीमबेटका जगह है मध्य प्रदेश में जो कि बड़ी प्राचीन है, ये केव्स की तरह है। इसके अंदर जब कुछ आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग्स पाए गए तो उन्होंने बड़ी हैरान कर देने वाला एक फैक्ट चुना। वो क्या था? ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुम देखोगे कि ह्यूमन फिगर जो इसमें बनाए गए हैं वो दो ट्रायंगल्स को इस तरीके से करके बनाए गए, जो कि हू बहू मेल खाता है जिस तरीके से वो वर्ली आर्ट बनाई जाती है। तो जिस किस्म के स्ट्रक्चर्स इस टाइम पर देखने को मिले वो हूबहू वर्ली से मेल खाते हैं। तो या तो ये वही ट्राइब है जो कि आगे आकर अपने आर्ट फॉर्म को आगे लेकर जाता है, या फिर इसका बहुत सारा रिजेम्बलेंस है और ये इससे सिद्ध हो जाता है कि ये उस समय का आर्ट फॉर्म है। देखो, जब भी केव पेंटिंग्स कोई चीज मिलती है ना तो उसके ऊपर फैक्चुअल प्रमाण नहीं मिल पाते कि आप एविडेंस और लॉजिक के बेसिस पर जाके ट्रेस बैक करोगे। हम मैक्स टू मैक्स ये जान सकते हैं कि ये कितना पुराना रहा होगा। हम ये नहीं जान सकते कि किस ट्राइब ने बनाया है, किस इंटेंशन से बनाया है। वो हमको डिकोड कर देने वाली बात होती है जिसके ऊपर हिस्टोरियंस रात दिन लगे रहते हैं और रिसर्च करते रहते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये इतना पुराना आर्ट फॉर्म है क्योंकि उससे वो बहुत मेल खाता है। क्यों?
ये वही, इसके सही होने का भी प्रमाण नहीं है और इसके गलत होने का भी प्रमाण नहीं है। तो जब गलत होने का प्रमाण नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि इस ट्राइब जो इस रीजन में रहता था, उन्होंने ही इसको एज अ आर्ट फॉर्म आगे बढ़ाया होगा। ये एक मिथ है, एक कहानी के तरीके से समझिए, एक फोक की तरह समझिए। तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इस समय से चलता है। फिर इस आर्ट फॉर्म का वर्णन होता है 10th सेंचुरी सीई ऑनवर्ड्स। 10th सेंचुरी सीई ऑनवर्ड्स एक ट्राइब है जिनको मलखार कोली बोला जाता है। वो ऐसे वेशभूषा में रहते हैं, मुख्य तौर पर महाराष्ट्र रीजन में पाए जाते थे ये ट्राइब। इनके माइथोलॉजिकल और जो भी इनके आर्ट फॉर्म्स को लेकर बिलीव थे, इनकी कहानियों को लेकर बिलीव थे। कहा जाता है कि ये ट्राइब सबसे पहला ट्राइब है, रजिस्टर्ड ट्राइब है, जो वर्ली आर्ट एज अ आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करता था, नॉट फॉर कमर्शियलिज्म बट फॉर देयर ओन स्टोरीज, फॉर देयर ओन ट्राइब, फॉर देयर ओन कम्युनिटी। गांव के अंदर जो इंटरनल बातें घूम रही होती हैं उसके लिए। मलखार कोली बहुत जरूरी नाम है वर्ली आर्ट के ओरिजिन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमको 11th सेंचुरी सी ऑनवर्ड्स अप टू 1970s तक जो जाता है, ये एक ट्रेडिशन देखने को मिलता है जो कि एक औरतों का ट्राइब महाराष्ट्र के ही रीजन में परफॉर्म कर रहा है, जिनको बोलते हैं सुवासिनी। मैं अभी थोड़ा समरी दे देता हूं ताकि तुमको आगे चल के पूरा डिटेल में जब कहानी बताऊंगा तुमको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए, ठीक। हम बस ये टाइमलाइन देख रहे हैं, पूरा डिटेल में नहीं समझ रहे। सुवासिनी। अब कुछ कुछ नाम मैं ऐसे लूंगा जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। सुवासिनी क्या होता है, देखिए, जिनकी जिन जिन महिलाओं के घर में कोई नहीं होता उनको विधवा बोलते हैं, जिनके पति जीवित होते हैं उनको सुवासिनी ट्राइब बोला जाता था। उसी से लिंक्ड एक और नाम चलता है सुहागन एक्सेट्रा। एक पूरी ट्राइब है महाराष्ट्र की जो कि इसको आर्ट फॉर्म को परफॉर्म करते हुए सबसे पहली बार दिख रही है एज अ कल्चर, ठीक। तो ये नाम हमको याद रखना है। और इनके साथ साथ मलकार कोली का भी कम्युनिटी है, दोनों अलग हैं लेकिन को एग्जिस्ट करते हैं एक रेंज में। महाराष्ट्र की एक पहाड़ी वाली रेंज है जहां पर ये दोनों ट्राइब एग्जिस्ट करता है, जो कि जंगलों में भी रहता है, पहाड़ों पर भी रहता है, मिट्टी के घर बनाकर रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है। तो हम अगर बहुत पुराने ओरिजिन में जाते हैं तो इतना पुराना जानते हैं भीमबेटका तक। फिर हमको 10th सेंचुरी सी से मलकार कोली मिलते हैं और उसके आगे फिर हमारी कम्युनिटी औरतों की शुरू हो जाती है जो कि परफॉर्म करती है। उसके बीच का फैक्चुअल डेटा उतना मौजूद नहीं है, एविडेंसेस के साथ मौजूद नहीं है। जो भी अगर तुमको इसके बीच में इंफॉर्मेशन मिलेगा उसका एविडेंसेस आप नहीं ढूंढ पाएंगे, वो एक अनुमान के ऊपर है। ऑलराइट, अब यहां से बड़ी सुंदर कहानी शुरू होती है फिल्म की तरह, ठीक है। और बहुत थ्रिलिंग कहानी है। तो अगर तुम थ्रिलिंग कहानी और माइथोलॉजी और फोक लोर्स में बिलीव करते हो तो तुमको मजा आ जाएगा आज, ठीक है। पहली बार हम एकदम करोड़ों साल पहले चले जाएंगे, अचानक से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और वहां से थ्रिल लेकर आएंगे, ठीक। ओके, देखो, पालघर जिला एक है जो कि समुद्र तट पर है। मैं आगे मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। ये नाम याद रखना है, बस जो जो मैं नाम याद दिलाता जाऊं वो नाम याद रखना है। पालघर जिले में जो कि नंदगांव समुद्र तट पर है, वहां पर एक प्राचीन कहानी है एक देवी की, ठीक है। ये फोकलोर है तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिटन डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा। ये देवी हैं जो कि वर्ली में बहुत बहुत जरूरी हैं, जिनको पालघट देवी बोला जाता है। अब पालघट कहां से आ रहा है, पालघर जिले से आ रहा है।
इस जिले में पूजा जा रहा है तो पालघट। इन देवी की कहानी बड़ी ही, वैसी फिल्म है ना तुम्बाड़, आप लोगों ने देखी होगी अगर, तुम्बाड़ जैसी कहानी है। बहुत अलग अलग कहानी है जिनसे देवी को ट्रैक किया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी। कहा जाता है कि जब सती के टुकड़े धरती पर गिरे तो वो एक टुकड़ा इस जगह पर भी गिरा, और इस जगह पर गिरने के बाद वो टुकड़ा 7 से 8 अलग अलग सिद्धियों में टूटकर पानी में चला गया, समुद्र के तट में चला गया। वो 8 अलग अलग देवी पैदा हुई, ठीक। और वो 8 देवी पृथ्वी देवी की रूप हैं। पृथ्वी देवी कौन है? द मदर अर्थ, ठीक। उनमें से अलग अलग देवियों के अलग अलग काम है, और कहा जाता है कि पालघर जिले में उनकी पूजा होती है, वो समुद्र से बाहर आकर रक्षा करती है। वहां के ट्राइब की मान्यता होती है। आपने गांव वगैरह में सुना होगा, 2 नाम बड़े प्रचलित हैं, कुल देवता और ग्राम देवता। ग्राम देवता जो होते हैं वो पूरे ग्रामीण के एक देवता होते हैं, जिनको पूजा जाता है, जिनको एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। जैसे कि अभी एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, कांतारा। तो उनके कुल देव हैं वो। तो कुल देवता पूरे ग्राम देवता के ग्राम के हो गए, और कुल देवता फैमिली लीनिएज के होते हैं, जो कि आपके कुल के होते हैं, उनके केवल फैमिली पूजा कर सकते हैं। तो ये उस ग्राम की कुल देवी हैं, जो कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर है, अन्नपूर्णा भी है, और गॉडेस ऑफ वेल्थ है, समृद्धि है, फलना फूलना है। तो फर्टिलिटी है तो मैरिज भी है साथ में, फर्टिलिटी एंड मैरिज। वनस्पति यानी कि धन धान्य खेत, ये सब की देवी हैं। और तीसरा, उस जगह की रक्षा करती हैं, वेल्थ की रक्षा करती हैं, और कहते हैं कि उस पूरे ग्रामीण क्षेत्र की रक्षा करती हैं। तो ये देवी बहुत प्रचलित हो गई उस समय में, ठीक। कहा जाता है कि वो आज भी समुद्र में निवास करती हैं, और उनकी पूजा इस जिले में, और ये कम्युनिटीज जो हैं उनको करना ही करना है। जो भी इस रीजन में रहेंगे उनकी कुल देवी ये होंगी। अब इनको किस तरीके से बनाया जाता है ये देखो। ये थोड़ा अनयूजुअल तरीका है वर्ली को बनाने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं रखकर इस तरीके से बनाया जाता है, जहां पर उनको केंद्र बनाकर रखे हैं। वर्ली की सबसे सुंदर बात है कि केवल ज्योमेट्रिक शेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और ज्योमेट्रिक शेप्स इतने ब्यूटीफुल तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न कभी भी नहीं टूटता। तो ये हमारी पालघर देवी हैं। यहां पर देखो साइड में बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, जैसे पेड़, वनस्पति, प्रकृति के लिए चिड़िया हैं। यहां पर देखोगे अगर तो किसानी करते हुए लोग दिख रहे हैं, हल चलाते हुए लोग दिख रहे हैं, और कहा जाता है कि यही हमारी अन्नपूर्णा है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। तो 2 ट्रायंगल के रूप में इनको दर्शाया जाता है, और इसी तरीके से बनाना मान्य है। इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकता, वरना वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं ट्राइब। अगर इन देवी की इन्हीं के फॉर्मेट के बजाय अगर आप रियलिस्टिक बना दो या किसी भी और फॉर्मेट में बना दो, दे गेट ऑफेंडेड, होंगे भी, जाहिर सी बात है। तो एक ट्रायंगल ऐसे और उससे बड़ा ट्रायंगल ऐसे करके पालघट देवी को बनाया जाता है, जो कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। समझ गए कहानी? बढ़िया। चलिए, ये कहानी लोक कथा प्रिय हो गई, बहुत बहुत समय तक चली। बहुत लोगों ने जाना कि यहाँ पर एक देवी है, जाना है तो पूजा करना है। जैसे आप पुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी की पूजा करेंगे ही करेंगे, वैसी बात है। तो लोगों में ये बात फैल गई कि यहाँ पर देवी हैं, इनसे छेड़छाड़ नहीं करना है, छोटा ट्राइब रहता है। कट्टू बहुत सालों के बाद, बहुत 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 सालों के बाद फिर जंप होता है, और इनका वर्णन फिर से देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। जो पहाड़ मैंने शुरू में दिखाए थे, याद है कि ये पहाड़ के रीजन में रहते थे और घाटियों में रहते थे, उसको सहाद्री की पहाड़ी बोलते हैं, ठीक। सहाद्री रेंज। यहां पर जो समुदाय रहता है, जो कम्युनिटी रहते हैं, उसको वारली समुदाय कहते हैं।
तो दो कम्युनिटी हो गए, ध्यान से देखो यहां, एक हो गए मलकार कोली की कम्युनिटी और एक हो गई वारली समुदाय, वारली कम्युनिटी भी बन गई। अब चूंकि इतने इंटरनली बनाया गया और इतने अच्छे से अडेप्ट किया गया कि एक कम्युनिटी ने अपना नाम ही वारली रख लिया, और जो कि इस जगह पर को एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी भी बड़ी एक सुंदर कहानी है। ये कम्युनिटी नॉर्मल जी रही थी, अचानक से इनके जिंदगी में एक उथल पुथल आ गया। अचानक से ये एक पैटर्न देखने को मिला कि बहुत सारी औरतों की शादी हो रही है लेकिन इनके बच्चे ही नहीं हो रहे, ट्राइब आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, बहुत परेशान है, क्या करें कैसे करें। तो उनमें से एक सुवासिनी औरत के सपने में पालघट देवी वापस आती है। ठीक है, और वो आकर बोलती हैं कि तुमको सर्टेन सॉर्ट ऑफ पूजा करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तब तुम लोगों की फर्टिलिटी ठीक होगी, तुम्हारा गांव में कुछ आपदा आ गई है। लेकिन उसको बनाने के लिए मैं तुमको कुछ ही सामान दूंगी, और उसकी आकृतियां भी उन्होंने बताई कि कुछ कुछ सर्टेन चीजें ही तुम बना सकते हो। बाय द वे, जो पालघट देवी की तुमने पेंटिंग देखी वो इस दौर में बनी है, पहले नहीं है। मैंने तुमको पहले दिखा दी क्योंकि गॉडेस की हम तब बात कर रहे थे, तो उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन वही था। तो सारी औरतों ने एक मीटिंग बैठाई और रात में ये डिसाइड किया कि नहीं, ये बहुत सीरियस बात है, अगर इसके सपने में आया है तो हमको इस पर सीरियस एक्शन लेना चाहिए। तो सारी औरतें मिलकर दीवारों को सफेद रंगना शुरू करती हैं, और पूरा लिपने के बाद धीरे धीरे करके मोटिव्स बनाना शुरू करती हैं, और देवी ने उनको फसलें, पेड़, पक्षी और छोटे छोटे लोग नाचते हुए दिखाने को कहा। उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा उत्सव के फॉर्मेट में इसको बनाओ और आप एक रिचुअल परफॉर्म करोगे, हर शादी में ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, जिस भी शादी में नहीं होगा, उनकी संतान आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी हैं। डर भी था, किया लोगों ने, और कहते हैं कि जब किया परफॉर्म तो उनकी संतानें नहीं रुकी, आगे बढ़ने लग गई। तो देखो, यहाँ पर औरतें डांस कर रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, खेत खलिहान भी हैं, बीच में देवी को रखा गया है, और ऊपर मदर अर्थ को सबसे ऊपर रखकर एक पैटर्न बनाया गया। और कहा जाता है कि केवल और केवल यही चीज हर शादी में उनकी कम्युनिटी के मनाया जाता था। अब सोच कर देखो, इतने सालों पहले की चीज है, कोई भी आर्ट फॉर्म आउटडेटेड या पुराना या बंद कैसे हो जाता है अगर उसका कोई रेलेवेंट टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता, या फैमिली लिनिएज में कोई परफॉर्म करने के लिए है नहीं, क्योंकि रोजी रोजगार उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बच्चे एडवांस हो गए तो नहीं बना रहे। लेकिन जब शादी के रिचुअल में ही ये कनेक्ट कर दिया गया, भारत के कई प्रांतों में शादियों में आपको देखेंगे कि ऐसी दीवारों पर चीजें गांव वगैरह में बनाते हुए लोग मिलेंगे, अलग अलग सिंबल्स बनाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कहानी सेम ही होती है। तो शादी तो लोगों की रुकनी नहीं है, तो आर्ट फॉर्म कैसे रुक जाता? तो वो चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। ये एकदम नॉर्मल सी बात हो गई। जितना शादियों में खाना भोजन बनाना, लोगों का अतिथि आओ भगत सत्कार जितना नॉर्मल था, उतना ही नॉर्मल था ये पेंटिंग बनाकर देवी की पूजा करना। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीजें मोटिव दिखाई जाती हैं जब वो शादी में बनाते हैं, उसमें दूल्हा दुल्हन के सुखी गृहस्थी। अब एक साथ पूजा हो रही है तो सारे विजुअल्स को दिखाकर एक ही साथ पूजा कर दो ताकि सबको आशीर्वाद मिल जाए। तो दूल्हा दुल्हन की सुखी गृहस्थी बनाते हैं, संतान की प्राप्ति के लिए करते हैं, परिवार की खुशहाली के लिए करते हैं, और फसल के अच्छे पैदावार के लिए करते हैं, क्योंकि सब चीज एक दूसरे से लिंक्ड कनेक्टेड है, जरूरी है। कोई भी एक चीज नहीं होगी तो कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो यहां से वारली समुदाय बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक, चलो अब ये देखो मैप। जो पालघर जिला में बोल रहा हूं वो यहां पर है, महाराष्ट्र के ये रीजन है। ये वो समुद्र तट है जिसकी कहानी है वो। ठीक है, पालघर जिले से विक्रमगढ़ होते हुए, जवाहर होते हुए, मखोड़ा होते हुए ये पूरे भारत में फैला। ये ट्रेल है, जैसे वो वहां से निकलकर
और इसी के बीच में है सह्याद्री रेंज। ठीक ठीक, हैप्पी एंडिंग्स चल रही हैं अभी, ठीक है। अभी तक कहानी में सब ठीक चल रहा है, लेकिन आगे ऐसे ऐसे प्रोपोगेंडा आएंगे, कहानी में ऐसा ऐसा ट्विस्ट आएगा, कहानी में ऐसे ऐसे दुखद मोड़ आएंगे कि आपको देखकर लगेगा कि हमने क्या किया किसी के साथ और क्यों किया, जस्ट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। ये एक ट्राइब है जो कि पहाड़ों में घूम रहा है, जंगल में खेती कर रहा है, क्या बिगाड़ा है किसी का? ठीक, स्वाभाविक सी बात है कि अब जंगल में रहने से जंगल की प्रवृत्ति आ जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि दूसरे के बागान से कुछ चोरी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बदमाशी करते हैं, खेल कूद भी वही है ना? ये सब चल रहा था। तो अब जो मलखार कोली महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण आदिवासी ट्राइब है, जिनको पनभरे कोली के नाम से भी जाना जाता है। तो मलखार कोली या पनभरे कोली जब भी सुनो तो समझ जाना कि एक ही ट्राइब की बात हो रही है। उनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त किया गया। महाराष्ट्र ने बहुत सालों के बाद देखा कि एक बहुत ही बड़ा समुदाय रह रहा है, इसके ऊपर गहन चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन ये ट्राइब बहुत लिमिटेड है, इसलिए इसको शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करके मान्यता दी गई एज अ कम्युनिटी ऑफिशियली। ठीक है, ये मुख्य तौर पर पालघर डिस्ट्रिक्ट में थे, और जो मैंने तुमको बताया जवाहर विक्रमगढ़ होते हुए ये फैल गए, सह्याद्री पर्वत से पूरा रेंज में ही फैल गई है। देखो इनकी दिनचर्या क्या थी। जो समुद्र तट पर रहते थे वो मछलियां पकड़ते थे, मछलियों से पालन पोषण कर दिया, कल्टीवेशन कर दी, छोटे मोटे फल फूल उगा दिए, ये सारा काम किया जाता था इनके थ्रू। बांस की चीजें बनाना, ये सारी चीजें बनाना ये बाद में चलकर करते हैं। मुख्य तौर पर फिशिंग इनका काम है। अब ये सब कुछ सुंदर दौर कब तक चलता रहा पता है? ये सारा सुंदर दौर चलता रहा 1870 तक। इनको कोई बग करने वाला नहीं था, कोई परेशान करने वाला नहीं था। शेड्यूल कास्ट ये हो गए थे, लेकिन इनको चैन से जीने दिया जा रहा था। अब भारत में बड़े ही प्यारे लोग आए जिनको ब्रिटिश सरकार बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने एक एक्ट पारित की जिसका नाम है द क्रिमिनल एक्ट सीटीए 1871 में। क्रिमिनल एक्ट पारित आप सुनोगे तो आप हंसोगे, कहोगे कि ये क्या ही बना दिया और क्यों बना दिया, इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। बेसिकली ब्रिटिशर्स के हिसाब से जो भी समुदाय बहुत संग्राम करता है, रेवोल्यूशन करता है, सिविलाइज तरीके से नहीं रहता है, जंगल में रहता है, विद्रोह करता है, लूटपाट करता है, उनको हम क्रिमिनल्स बोलेंगे आज से। जो भी हमारे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा वो आज तक क्रिमिनल है, तो वो क्रिमिनल एक्ट के तहत है गया। और ये हो गए आज से क्रिमिनल्स, क्योंकि ये जंगल में लूटपाट करते हैं, फल फूल चोरी करते हैं, विद्रोह करते हैं, कोई रहन सहन नहीं है, कोई तरीका नहीं है रहने का, ये सब क्रिमिनल हो गए। क्योंकि ये शहर में आके नहीं रहना चाह रहे हैं, गांव में ही जिंदगी अपनी बिताना चाह रहे हैं। तो एक साथ कई ट्राइब को ऑन स्पॉट क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। अंग्रेजों की बात बहुत सीरियसली बहुत सारे भारतीय लेते थे, और उनको भी बिलीव हो गया, क्योंकि उन्होंने वो नैरेटिव उस तरीके से बिल्ड किया इस एक्ट को पास कराने के लिए कि देखो ये लोग जंगली ही हैं, सिविलाइजेशन नहीं जानते हैं, हमारे बीच को एग्जिस्ट करके तो नहीं रह सकते, ये विद्रोह करेंगे, ये लड़ेंगे झगड़ेंगे। अभी तक इनको नहीं पता है कि ये ट्राइब कुछ आर्ट वाट करेगा, कुछ ऐसा कर सकता है। अब भाई दीवार पर लीपा पोती को कौन सीरियसली ले रहा है ना? वो तो कोई भी कर रहा है। उन्होंने बोला कि भाई ये लोग ठीक है, इनको कौन कंट्रोल करेगा, अब जंगलों में जाके हम थोड़ी रहेंगे, है ना? तो ये भैया क्रिमिनल्स हैं, डिक्लेयर कर दो। अब देखो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम किया गया, जिनमें इन्होंने विद्रोह किया इस एक्ट का। जाहिर सी बात है कोई भी करेगा, पूरा ट्राइब को क्रिमिनल बोल दिया, अचानक से मैं आके बोलो तुम सभी क्रिमिनल हो आज से, ऐसे थोड़ी होगा। तो जब कर दिया गया तो स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए गए और इनके ऊपर बहुत सारी चीजें पारित कर दी गई।
ठीक है। और वो जिस भी गांव में घूमते थे उनको उस नजर से देखा जाता था कि देखो देखो, क्रिमिनल्स का पूरा ग्रुप गुजर रहा है यहां से, ठीक है, इनसे दूरी बनाकर रखो नहीं तो सरकार आकर हमको उठाकर लेके चली जाएगी। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट भी पारित हो गया। हम आ गए टाइमलाइन में 71 तक। बहुत अच्छा, साथ में है मेरे। इन बेचारों के साथ देख रहे हैं अब क्या हो गया, इनकी क्या मनोस्थिति होगी। रहन सहन नहीं है, पैसा नहीं है, कल्टीवेशन के लिए कुछ ही चीजों पर आधारित हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब भी घोषित कर दिए गए हैं। एसटी एससी और ओबीसी के साथ क्या ही दुर्व्यवहार होता था, तब कास्टिज्म भी चरम पीक पर था। ये बात सुनकर आपको और गुस्सा आएगा कि सरकार ने ये पारित कैसे किया था, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये जो क्रिमिनल एक्ट था ना 71 का, इसके लिए बहुत सारे बेचारे लोग आकर धरना दिए रोड पर। और सरकार पता है सलाह किससे ले रही थी? सरकार ले रही थी उच्च जनजातियों से, जो कि अपर कास्ट के लोग हैं। वो कह रहे थे कि बताइए क्या करना है इनका। उन्होंने बोला कि यार इनको क्या ही वैल्यू वैल्यू देना है, ठीक है, इनको क्रिमिनल्स घोषित कर दो, इनको अपना लिमिट में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग चढ़ कर कुछ भी कर देंगे, अनसिविलाइज्ड हैं, घर तक घुसाएंगे। और इनको कुछ सिखा कर भी फायदा नहीं है, क्योंकि देखो ना, इतने सारी सुविधाएं हैं शहर में, फिर भी इनको जंगल में रहना है। यहाँ कर रह भी नहीं रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, पहाड़ों में ही रहना है इनको, जबरदस्ती पहाड़ों में रहना है। अब सोचिए आज के डेट में जो हिल स्टेशन पे रह रहे हैं, आप उनको बोल दें कि आप पहाड़ों पे जबरदस्ती क्यों रह रहे हो, जब मेट्रो सिटीज हैं। आप पुराने हो, आप अनसिविलाइज्ड हो, आप लैंडस्लाइड झेल रहे हो, वो आपदाएं को झेलने के बाद भी वहीं पर रह रहे हो जहां की जिंदगी नहीं है, मिट्टी के घरों में रहते हैं। स्पीति लेह लद्दाख में आप जाके लोगों को अगर ऐसे बोलने लगेंगे, ये किस किस्म का दुर्व्यवहार है, ये किस किस्म का लॉजिक है? मुझे नहीं समझ में आता कि ये लॉजिक का क्या पॉइंट है। तो इसको उन्होंने रॉबर्स कहा, क्योंकि क्रिमिनल है। तो अगला सवाल कानून पूछेगा क्या क्राइम किया इन्होंने, तुम भी पूछोगे, क्योंकि कानून ऐसे नहीं ना इमोशंस पर चलता है। कानून में तो चीजें तरीके से डाली जाती है ना। क्रिमिनल एक्ट तो हो गया, लेकिन हमारे बच्चे क्यों क्रिमिनल हैं, क्या क्रिमिनल हैं? तो उनको एक लिंक मिला, रॉबर्स। अरे यार, कोई समुदाय होगा, कभी किसी गाड़ी वाड़ी जा रही होगी, ठेला गाड़ी जा रही होगी, कुछ चुरा लिया होगा, छोटी मोटी चीजें चुरा ली होगी, गन्ना चुरा लिया होगा, फसल चुरा लिए होंगे, आम बगीचे चुरा लिए होंगे, उससे उनको रॉबर्स घोषित करके पूरे ट्राइब को आप थोड़ी क्रिमिनल पारित कर दोगे, जबकि आपके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, कोई वीडियो प्रूफ नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी रॉबर्स, ये सब चोर हैं, सबको चोर घोषित करके। तो इनको रॉबर्स मुख्य तौर पर आप घोषित कर दो और ऐसे ऐसे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है? अब आ जाओ सीधा जंप करके 1900 पर, क्योंकि उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ। उनकी जिंदगी को जहन्नम करके रखा था लोगों ने। वो आते थे, लड़ते थे, उनको सरकार से बैर है, उनको लोअर कास्ट बोल दिया गया है, तो बहुत सारे लोगों से भी बैर है, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और तो और ये सब कम था कि उनको क्रिमिनल भी बोल दिया है। ठीक, तो अब यहां पर सुवासिनी महिलाओं ने अपना आर्ट फॉर्म को सीरियसली करना शुरू किया, क्योंकि कब तक लड़ेंगे, अब अपनी जिंदगी में वापस आना है, अपने सिविलाइजेशन में वापस आना है, अब नई जिंदगी शुरू करनी है। तो उन्होंने अलग अलग मोटिव्स बनाए जो कि उनके दीवारों पर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें दैनिक जीवन बताया गया है। इसी से केवल और केवल वर्ली की पेंटिंग से हम ये समझ सकते हैं कि उनका दैनिक जीवन कैसा था, वरना उस समय के फोटोग्राफ्स तो है नहीं, कोई लिखित डॉक्यूमेंट है नहीं, इनको कोई कवर भी नहीं करता, इन पर कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था। लेकिन इन्हीं की दीवारों में, टूटी हुई दीवारों और मलबों में जो पेंटिंग मिला, उससे समझ में आया कि उनकी जिंदगी कैसी थी। 1910 और 20 का जो कार्यकाल था, ब्रिटिश शासन था, इनको क्रिमिनल एक्ट बोल दिया गया, लेकिन ये कला गोपनीय थी, बहुत सीक्रेटली सब लोग अपना आर्ट परफॉर्म कर रहे थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रिटिश वॉट एवर, वो चुपचाप कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स की भी नजर अभी तक नहीं पड़ी है, ठीक है। अब तुम खाली देख के ना पागल हो जाओगे कि ये जो आर्ट फॉर्म है और ये क्रिमिनल्स हैं, ये आगे जाकर क्या करेंगे। 2030 में ये गवर्नमेंट ने बोला कि आप आर्ट फॉर्म तो कुछ करते हो ना दीवार वगैरह पर, आप इसकी प्रदर्शनी एग्जीबिशन नहीं कर सकते हो, दीवारों में ही रहेगा, ठीक है।
कोई ज़रूरत नहीं है शहर में आकर तमाशा करने की। आप वहाँ हो, आप वहीं पर रहो, आप क्रिमिनल्स हो, आपके लिए वहीं पर है। इधर आओगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी तो जेल में डाल देंगे। 30 और 40 में उन्होंने 1945 तक, यहां से लेके 1930-40 तक आ गए। 45 में हमारा युद्ध हुआ था, भारत की लड़ाई चल रही थी, भारत में इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाने थे, याद करो। उस समय तक इनकी स्थिति को इतना बदतर करके रखा था कि वहीं थे, कुछ भी इंप्रूवमेंट, मतलब 0% इंप्रूवमेंट नहीं था। आगे तुम इंप्रूवमेंट देखोगे ना तो यहीं गिर जाओगे, माइंड ब्लो हो जाएगा। ठीक है, ओके। 40-41 में औरतें पहाड़ियों में ही बैठकर अपने आर्ट को बनाती रही। मिट्टी की दीवारों पर चावल के आटे से चित्र बनाना और ज्योमेट्रिक पैटर्न को यूज करना ही असली वर्ली आर्ट फॉर्म को डिक्लेयर किया गया कि वर्ली बनाने का एक ही तरीका है, चावल से बनेगा और ज्योमेट्रिक पैटर्न से बनेगा। 1942 और 44 का काल, इसमें पालघट देवी के अराउंड बहुत सारी कहानी बनाने की कोशिश की गई, रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई इसको। ठीक है, 1945 वर्ली विद्रोह होता है। जमींदारों के खिलाफ जनजाति ने खूब विद्रोह किया। कुछ तो ऐसी ऐसी चीजें भी की हैं जमींदारों ने इनके साथ जो कि मैं लाइव रिकॉर्डिंग पे बता भी नहीं सकता हूं। जमींदारी सिस्टम मोर और लेस सब जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताता हूं कि जमींदारी सिस्टम होती थी। अभी तो पहाड़ में थे, इनकी अपनी खेती तो थी नहीं। कुछ कुछ जगह पर जहां पर खेत थे वहां पर जमींदारों के वो खेत थे। उस खेत में फसल उगाने के लिए इनको सर्टेन अमाउंट दिया जाता था। वो अमाउंट पूरा नहीं पड़ता था तो ये कर्ज लेते थे, और कर्ज पूरा नहीं कर पाते थे तो बहुत ही गलत गलत आस्क करते थे वो घर की महिलाओं के लिए, और बहुत जिंदगी खराब कर रखी थी और इतना शोषण कर दिया था कि इन्होंने को विद्रोह करने के अलावा कोई भी उपाय नहीं बचा था। 1945 में भी विद्रोह हुआ। आप सोच सकते हैं कि उस समय बाकी लड़ाइयां भी चल रही थी, वो देख के मेंटल सपोर्ट मिलता है कि हम भी लड़ सकते हैं। साइकोलॉजी समझो, साइकोलॉजी समझोगे आर्ट फॉर्म आसानी से समझ में आ जाएगा। सब लड़ रहे हैं तो मैं भी तो लड़ सकता हूं, मेरे भी ताकत है, हम क्यों पीछे रहें। इन्होंने लड़ाई की और विद्रोह किया। 46-47 में बाकी भारत ने बोला कि नहीं, कुछ तो ये ट्राइब ठीक कर रहा है कि इनकी बात सुनी जानी चाहिए, तो इनके सपोर्ट में कुछ कुछ लोग आने शुरू हो गए। छोटा मोटा सपोर्ट मिलना इनको शुरू हो गया। ठीक है, ऑलराइट। अब 48 से 50 स्वतंत्र भारत में भी कला गांव केंद्रित, कोई आधुनिक आध्यात्मिकता नहीं आई इसमें। भारत आजाद हो गया था लेकिन भारत का एजेंडा अभी बहुत सारी चीजों के ऊपर था, आर्ट फॉर्म के ऊपर नहीं था। इस ट्राइब ने अपने आर्ट फॉर्म को जारी रखा, बहुत दिल से जारी रखा। 50-52 के दौर में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ, वर्ली जनजाति कृषि आधारित जीवन जीती रही, कला केवल फसल उत्सव शादियों और मिट्टी लाल दीवारों और चावल के आटे से बनता रहा। बहुत स्लो ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। अब सरकार ने कुछ कोई योजनाएं पास की हैं शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो उनका थोड़ा थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। 53 से 55 में आ जाओ, ये अभी भी गोपनीय है, मतलब चुपचाप परफॉर्म किया जा रहा है। कुछ कुछ औरतों ने बड़े स्केल बनाने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने ये आइडिएट करना शुरू कर दिया है कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। 56-58 में भी सेम, नो चेंज, वहीं पर हैं, वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। होप की उम्मीद में है कि कल को चलकर कुछ होगा। ठीक, ऑलराइट। 59 और 60 तक का दौर आ गया, कोई व्यवसायीकरण या प्रदर्शनी नहीं हुई है अभी तक। कोई भी बड़ा आर्टिस्ट निकल कर नहीं आया है, अब यहां से एक हीरो निकल कर आएगा।
ठीक है, इस कम्युनिटी से, सुपरमैन। और ये सुपरमैन दुनिया बदल कर रख देगा तरीके से। तो इस आदमी पर अलग अपनी वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इसी वीडियो में इस आदमी को भी कवर कर देंगे, क्योंकि दोनों की कहानी एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, अब 60-63 में भी वही है। गांव केंद्रित महिलाओं ने बाकी के गांव को प्रेरित किया। अब आसपास के गांव इंस्पायर हो गए हैं वर्ली से। उन्होंने कहा कि ये औरतें कुछ तो इंटरेस्टिंग कर रही हैं एक साथ, हमको भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने इनिशिएटिव लेना शुरू किया, गांव में विजिट्स बढ़ने लगे धीरे धीरे करके। और उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे संपर्क बनाना चाहिए, सोशल एस्पेक्ट्स बेटर करने चाहिए। तो ये सारी चीजें होने लगी। 67 और 69 के दौर में ये हुआ कि सरकारों ने ये डिसाइड करना शुरू किया कि हम आर्ट फॉर्म्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, ट्राइब्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है आर्ट को आगे बढ़ाने की, व्यवसाय को आगे बढ़ाने की, इन कंपैरिजन टू द पीपल हु आर लिविंग इन सिटीज। तो अब सरकार की पहली बार नजर पड़ी है इनके ऊपर प्रोग्रेसिव तरीके से, क्योंकि ये मान ही नहीं रहे, बनाए जा रहे हैं। अभी तक तो थक के लोग छोड़ देते, लेकिन बना ही रहा है ये ट्राइब। मतलब देखो, कभी हार नहीं मान रहा है। अब आता है 1970 का दौर, और बड़े ही प्यारे चमत्कारी आदमी जिनका नाम है भास्कर कुलकर्णी, जो कि वर्ली कला के प्रचारक थे, जिनका वर्णन आपको मधुबनी पेंटिंग में भी मिला होगा। वो 1970 के दशक में महाराष्ट्र राज्य हस्तशिल्प कला में, जो कि हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे, काम करते थे। इनको महाराष्ट्र के थे ही, तो महाराष्ट्र में जनजातियों के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा। और ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ली के बारे में सीरियसली सोचा, यार ये तो बहुत ही सुंदर आर्ट फॉर्म है, ये क्या वहां पड़ा हुआ है। और ये गए कागज और कैनवस लेकर, और औरतों को बोला कि आप इसको कैनवस पे बना सकते हो, कागज पर बना सकते हो। और उन्होंने औरतों को वही टेक्निक को कागज पर बनाना पहली बार सिखाया। तो औरतों ने बोला यस, कर सकते हैं। बोला कि अगर आप ये नहीं करोगे तो हम दीवार उठा के कैसे ले जाएंगे। समझो ना आप बात को, इतना सुंदर आप काम करते हो, इतना बढ़िया काम करते हो आप, अब हम दीवारों में ही सीमित रहेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। तो आप जल्दी जल्दी कागज पर करो। तो उसको सिखाना शुरू किया, और साथ साथ उनको जोड़ कर रखा गवर्नमेंट से और हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन से। फिर 71-72 में एक बड़ी शानदार और सुंदर महिला का जिक्र होता है, जिनका नाम है यशोधरा दालमिया। यशोधरा दालमिया, जिनकी प्रमुख पुस्तकें मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, द प्रोग्रेसिव, अमृता शेरगिल जैसी किताबें इन्होंने लिखी। बहुत ही शानदार जर्नलिस्ट थी, जो कि आर्टिस्ट, रेवोल्यूशन, पेंटिंग, लिटरेचर, इन सब पर लिखती थी। बहुत कमाल की महिला, बहुत बहुत कमाल की महिला। मतलब इनके ऊपर मैं अलग से 4 घंटे की वीडियो बना सकता हूं, इतना बढ़िया जीवन काल रहा है। इन्होंने भी सपोर्ट किया कि नहीं, हमको कुछ करना चाहिए। तो बॉम्बे में इन्होंने एक बड़ा ही छोटा सा क्यूट सा एक एग्जीबिशन रखा, और वर्ली को लाकर नॉर्मल लोगों को दिखाया कि देखो एक ट्राइब है। जैसे अभी सोचो रैंडम किसी आसपास के ट्राइब से कुछ लोग अपना आर्ट फॉर्म लेके आ जाए और तुमको दिखाएं, उस स्केल का। बहुत कम लोग भी आए थे, इंटरेस्ट था नहीं किसी को। ठीक है, लोगों के पास टाइम भी नहीं था, पेशेंस भी नहीं था, तो ज्यादा लोग नहीं आए। और यहां पर वो मिली 73-75 में हमारे मेन हीरो से, जिनका नाम है जिव्या माशे। ये नाम के बिना आप वर्ली कर ही नहीं सकते, वर्ली रुक जाएगा यहां पर। मतलब ही इज लाइक अ गॉड ऑफ वर्ली। ये आदमी है वो, प्यारे से आदमी। ये आए और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं एग्जीबिशन आपके साथ करूंगा। तो ही वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने बोला कि नहीं, औरतें ये ट्राइब करती हैं, लेकिन हम मर्दों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए, हम भी करेंगे, हम भी आगे जाएंगे।
बाजारी काम जो होता है, शहरों में जाके काम करना जो होता है, इसके प्रचार प्रसार जो है हम मर्द करेंगे, आप लोग तो परफॉर्म कर ही रहे हो, करते ही हो। तो ही टुक द इनिशिएटिव एज अ लीडर, यूनियन लीडर, कि मैं आगे आऊंगा और काम करूंगा। जिव्या सोमा माशे 1934 से 2018 तक वर्ली चित्रकला के जनक माने जाते हैं। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ वर्ली आर्ट, द इन्वेंटर। आगे चल के उनके पुत्र जिनका नाम है बालू माशे, वो भी अपने पिताजी के राह कदम पर चलते हैं। देखो यहां पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, लोग बड़ा बोलते हैं ना कि नेपोटिज्म, फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है, फैमिली का जो लेगेसी होता है, उसको नहीं आगे लेके जाना चाहिए, या आपको एडेड बेनिफिट मिलता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये परिवार भारत में इतना सुंदर एग्जाम्पल है कि आप पागल हो जाएंगे देखकर। और अगर इन्होंने नहीं किया होता तो एक आर्ट फॉर्म ही खत्म हो जाता, क्योंकि जीन्स में मिला है, क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। जिव्या माशे के बेटे पर ज्यादा बड़ा उत्तराधिकारी का होने का वो है ना, प्रेशर है, दबाव है, क्यों नहीं करेंगे ये। तो उनके पुत्र भी आगे होते हैं और 7 जनरेशन तक आगे इतना बड़ा बड़ा काम करेंगे, उनके नाम हम करते चलेंगे। ठीक है, तो आप इनका फैमिली ट्री भी बनाते चलिएगा साथ साथ। तो जिव्या माशे के पुत्र हैं बालू माशे, जो कि बहुत ही फेमस हैं दोनों। ठीक है, 76-78 में भास्कर कुलकर्णी ने आयोजित की पहली प्रमुख प्रदर्शनी मुंबई पर, जो कि बड़े स्केल की थी। जिव्या माशे ने तारपा नृत्य और चौक जैसे विषयों को दिखाया और प्रेजेंट किया। मुंबई आर्ट सोसाइटी और हस्त शिल्प कला निगम के अतिरिक्त और भी प्रदर्शनियां की, और लोग इसको पहचानने लगे से मैं क्या बोलता हूं, बहुत बार आप किसी आर्ट फॉर्म को देख के देखते ही पहचान जाते हो ना, अच्छा ये वो आर्ट फॉर्म है। जैसे अभी तुम देखते ही जान गए ना ये वर्ली है। ये इतना कॉमन नहीं था तब, क्योंकि पहली बार देखा जा रहा था, किताबों में नहीं आया था, टेक्स्ट बुक्स में नहीं आया था। और आप चौंक जाएंगे कि ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने कि भारत में आर्ट एंड क्राफ्ट में 60% वेटेज रखता है ये। ठीक है, 76-78 में बॉम्बे में प्रदर्शन होने शुरू हो गए। महाराष्ट्र में थे तो बॉम्बे में होना स्वाभाविक था, इन लोगों के नाम आप जानते हैं। 80-82 में जिव्या सोमे महासे ने नेतृत्व में वर्ली चित्रकला कागज पर स्थापित की गई। भास्कर कुलकर्णी द्वारा कार्यशालाएं बनाई गई, जहां पर औरतों की ट्रेनिंग बाकायदा सही तरीके से की गई, क्योंकि बहुत कम लोग थे जो कि कागज पर काम कर सकते थे। और यहां पर केवल मर्दों से नहीं हो पाता, जो ट्रेंड औरतें थी उनका क्या होता, तो उनके लिए वर्कशॉप्स बनाए गए कि आप आओ, कागज पर काम करने का एक्सपीरियंस लो और सीखो। तो औरतें आई और उन्होंने कागज पर काम करना शुरू किया। लोक कथाओं के साथ पौराणिक कथाओं जैसे धरती माँ और ये सारी चीजें भी शामिल की उसमें, क्योंकि देखो क्या है, ट्राइब का तो अपना एजेंडा था, शादी, फर्टिलिटी, उनके लिए तो पूजनीय चीज थी। लेकिन जब आप एग्जीबिशन की बात करते हो तो इंटरेस्टिंग हो जाना चाहिए ना। आप फिल्म देखने कब जा रहे हो, अब आप में से बहुत सारे लोग थक रहे हो, आप फिल्म देखने कब जाते हो, जब आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिलता है। तो इनको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कहां से मिलता है, इनके माइथोलॉजी से। ये तो सुपरमैन बनाते नहीं, तो इन्होंने माइथोलॉजी को थोड़ा रोमांटिसाइज करके दिखाया। जिस तरीके से राजा रवि वर्मा ने अपनी पेंटिंग दिखाई थी, इन्होंने अपने आर्ट फॉर्म में वो दिखाया। 82-84 जिव्या मासे को राज्य सरकार से पहली औपचारिक मान्यता मिली और उन्होंने दर्जनों कार्यशालाएं आयोजित की, जहां पर सैकड़ों आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षित किया। कार्यशालाओं का दौर था 82 से 84, इतने सारे वर्कशॉप खुले और इस सब का नेतृत्व कर रहे थे जीवा शोमे। ठीक है, 86 में आई यशोधरा डालमिया ने पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वर्लिस के लिए अंतिम सर्वेक्षण पूरा किया। एक्चुअली क्या था कि इस समय यशोधरा डालमिया नाम की एक आर्ट हिस्टोरियन एंड राइटर, उन्होंने किताब लिखनी शुरू की जिसका नाम है द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वर्लिस।
पहली फेमस इंपॉर्टेंट किताब वर्ली के ऊपर 86 में छपी, जिसका नाम ये था आर्ट एंड रिचुअल ऑफ वर्ली ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र के नाम से, जो कि अब म्यूजियम संग्रह जैसे एनजीए में तक है और वहां पर है। ये लिखा यशोधरा डालमिया ने, ये नाम भी आपको याद रखना है। अब ये किताब छप गई, इतने बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने कवर कर दिया, जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार तक बात पहुंची होगी। और दिल्ली सरकार ने जो उनके गाइडलाइंस होते हैं उसके थ्रू पूरा रिसर्च करवाया और 87 में उनको बुलाकर रिकॉग्निशन दिया गया, ठीक, और उनको मिला पद्मश्री। एटी 87 में सरकार भी इनकी दीवानी हो गई थी, तो पद्मश्री भी मिला इनको। ये एक इतना बड़ा दौर था। सोचो, एक ट्राइब जो कि जंगलों में भटकता है, जिनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, जिनको आप शेड्यूल्ड ट्राइब के बाद क्रिमिनल घोषित कर देते हो, उनमें से किसी एक आदमी को पद्मश्री मिल जाता है। कितनी रातें, कितने मेहनत, कितनी रोने धोने और कितने जद्दोजहद के बाद ये अच्छा दौर शुरू हो रहा है। 88 में और डिटेल में हुआ और इसके कुछ पार्ट इस किताब के महाराष्ट्र के कुछ जिलों के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए स्कूल्स में। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, अभी सब जगह नहीं हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो सब जगह नहीं है। 88 में महाराष्ट्र के कुछ जिलों में वर्ली पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि एक आदमी को पद्मश्री मिल गया है। पद्मश्री मिलना इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आज आपको पद्मश्री मिल जाता है तो आपके आसपास के और आपके पूरे कम्युनिटी के, आपके पूरे काम का पूरा औधा बढ़ जाता है। 89 15+ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस किए गए। स्कूल पाठ्यक्रम में इनकी भागीदारी और बढ़ गई, आसपास के और जिलों में डाल दिया गया। महाराष्ट्र अब इंटरेस्ट लेने लग गया था, क्योंकि महाराष्ट्र का ये आर्ट फॉर्म है और महाराष्ट्र को इस चीज में इंटरेस्ट था कि अगर ये आर्ट फॉर्म बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि पद्मश्री लेवल तक चला गया, तो हो सकता है वो जीआई टैग भी मिल जाए। एक स्टेट के लिए जीआई टैग होना फेदर होता है क्राउन में, ठीक है। क्या होता है जीआई टैग? जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? कुछ कुछ सामान, कुछ कुछ वस्तु, कुछ कुछ आर्ट फॉर्म जगह और ज्योग्राफी से जाने जाते हैं, तो उसको जीआई टैग मिलता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, आसाम की चाय, कुछ कुछ जगह जो कि जगह से लिंक्ड है ना, उसको जीआई टैग मिलता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की अभी दिलचस्पी बढ़ रही है पाठ्यक्रम में डाल के, कि हो सकता है कल को जीआई टैग मिल जाए, हम ही अधिकारी हैं। अब सबको क्रेडिट भी चाहिए। 1990 वर्ली आर्ट कॉर्पोरेट म्यूजियम्स, म्यूरल्स और टेक्सटाइल्स में ज्यादा प्रचलित होने लग गया। जिव्या के पुत्र बालू और सदाशिव, एक और नाम है, सदाशिव ने नई पीढ़ी को तैयार किया। कला ने 1000+ आदिवासी परिवार को रोजगार दिया इस टाइम। अब उनके बच्चे शहर से जुड़े हुए थे। बालू और सदाशिव, उन्होंने बोला कि हम इसको आधुनिक करते हैं, हमारे पिताजी ने जितना करना था कर लिया, अब हम इसको थोड़ा मॉडर्न बनाते हैं। उन्होंने मॉडर्न बनाया और 1000+ औरतों को और परिवारों को ट्रेन किया। 1991 में फिर बड़ा अद्भुत एक चीज हुई। ये वर्ली आर्ट एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में प्रवेश करता है। एनसीईआरटी में जब, अब तुम एनसीईआरटी का जो विजुअलाइज कर रहे होगे, पूरे भारत में कोई भी चीज तुरंत इंप्लीमेंट नहीं होती एनसीईआरटी में, पहले महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट होगी, आसपास के जिले में होगी, ठीक। उतना सीरियसली नहीं है। आप देखोगे कि एनसीईआरटी के भी बुक्स में अलग अलग राज्यों के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं डेटा के, ठीक है। 1992 अब पहुंच ही गए हैं, ज्यादा देर नहीं रहा। एनजीएमए में ज्यादा बड़े बड़े प्रदर्शनियां होने लग गई। ये मैंडेट कर दिया गया कि जिस तरीके से बाकी आर्ट फॉर्म को हम रिकॉग्निशन दे रहे हैं, वर्ली को देंगे ही देंगे।
इट इज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स कि अब ये होना ही होना है। ये 50 करोड़ का टर्नओवर पार कर गया 1992 में आर्ट फॉर्म, सोचो। फिर आया 1993, वर्ली टेक्सटाइल साड़ी दुपट्टा और फैशन डिजाइन में लोकप्रिय हो गई। वर्ली आर्ट के दुपट्टे और फैब्रिक बनाने लगे लोग। इसका क्योंकि बिजनेस साइड भी तो देखना था, आप केवल पेंटिंग तो बेचते नहीं, पेंटिंग में सबको इंटरेस्ट नहीं होता, तो उन्होंने मल्टीपल अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया और एनसीईआरटी में एज अ फैब्रिक एंड टेक्सटाइल्स के टॉपिक्स में भी वर्ली को पढ़ाया जाने लगा। अभी तक 2000 प्लस कलाकार आ गए, क्योंकि देख रहे हैं कि जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, किस हिसाब से डिमांड आगे बढ़ रही है। 94 में तो और भी बड़ा चमत्कार हो गया। इंटरनेशनल ब्रांड जैसे आइकिया और फैब इंडिया ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। आइकिया और फैब इंडिया आई और उन्होंने बोला कि यार हमको ना आपका बड़ा ही सुंदर लग रहा है ये आर्ट फॉर्म, हम साथ में मिलकर कुछ करते हैं। मुझे अभी नहीं पता है कि क्या करते हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में कुछ बहुत बड़ा करेंगे। अभी यहां पर 94 में महाराष्ट्र ने जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन फाइल करना शुरू कर दिया है। टर्नओवर 100 करोड़ पहुंच चुका है। 100 करोड़ पहुंचते ही सबका दिमाग ठनक गया भाई कि 1994 में एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, तो लेट्स गो अहेड विथ जीआई टैग थिंग, है ना। तो जीआई टैग का एप्लीकेशन फाइल करना शुरू किया 1995 में 3000 प्लस कलाकार हो गए थे इसमें। फैब इंडिया और आइकिया ने बड़े बड़े ऑर्डर देने शुरू किए, क्योंकि बाहर भी इसका डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाहर भी लोगों को चाहिए था कि ठीक है, घर में एक थोड़ा इंडियन क्राफ्ट हो। और वर्ली जितना सिंप्लीफाइड है, वर्ली क्यों फेमस हुआ बाहर, क्योंकि वर्ली का जो तासीर है, जो वर्ली की जो एक इनर क्वालिटी है, वो बहुत मिनिमल है। और मिनिमल बहुत पसंद आता है बाहर लोगों को, ऑफ वाइट पे मिनिमल या रेड पर मिनिमल। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसे चेयर्स और कुशंस कितने अच्छे लगेंगे, इमेजिन करो ना, काउच के कुशंस कितने अच्छे लगेंगे। तो ऐसे ऑर्डर फैब इंडिया और आइकिया ने देने शुरू किए। आइकिया और फैब इंडिया को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। बाय द वे, इसी साल 1995 में जिव्या को पहला इंटरनेशनल पुरस्कार भी मिला है जापान फाउंडेशन से, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 95 के हिसाब से इंटरनेशनल अवार्ड जीत गया ये आदमी। ओके, 1996 पहला इंटरनेशनल वर्ली कला सम्मेलन होता है मुंबई में, और ट्राइबल आर्ट पर दूसरी पुस्तक पर काम करना शुरू करती हैं यशोधरा डालमिया। याद है यशोधरा डालमिया, जिन्होंने किताब लिखी थी। अब उन्होंने सोचा कि नहीं, इट्स टाइम टू कवर मोर ऑफ इट। दूसरी किताब लिखनी शुरू की और 200 करोड़ पार कर गए ये आर्ट फॉर्म 96 में। मतलब 1-2 साल में ही 100 करोड़ रुपए का जंप। ओ माय गॉड। 97 आइकिया ने भारत में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर देने शुरू किए, और भारत की तरफ आइकिया का ध्यान भी इसलिए जुड़ा क्योंकि वर्ली में उनको इंटरेस्ट आ गया था। 5000 प्लस कलाकार तैयार कर दिए गए थे और 300 करोड़ पार कर गया था ये। अब 97 में एक और चीज हुई थी जो तुम लोग भूल रहे हो, वो है कि टेक्नोलॉजी का इनहेंसमेंट भी होने लग गया था। सॉफ्टवेयर्स बिल्ड होने लग गए थे, याद है। इनके जो बच्चे थे बालू माशे और सदाशिव, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर आप आर्ट फॉर्म को डिजिटल सॉफ्टवेयर से लिंक नहीं करोगे तो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो उन्होंने इसकी योजना बनाई कि हमको कुछ आर्ट फॉर्म में करना चाहिए, और 98 में यशोधरा डालमिया ने ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट पर दूसरी पुस्तक प्रकाशित की। जिव्या के पोते ने, सदाशिव जूनियर ने, वेबसाइट लॉन्च किया पहली बार। बहुत ही बेसिक सा वेबसाइट लॉन्च किया और पहली इंटरनेशनल प्रदर्शनी के लिए अप्लाई किया और हुई, जो कि न्यूयॉर्क में हुई। न्यूयॉर्क में एग्जीबिशन होते ही जीआई टैग वाला जो एप्लीकेशन था ना, जो फाइल हुआ था, वो अब जरूरी हो गया। अब फाइल बड़ी तेजी से खिसकने लगी। तब तो और देरी से खिसकती थी सरकारी फाइलें, और स्पीड से खिसकने लग गई, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मामला गंभीर होने लगा। 1999 दशक बदलने वाला है।
ठीक। पहली ई कॉमर्स में बिक्री शुरू होती है, अमेजॉन ने वर्ली उत्पाद के ऊपर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है। अमेजॉन ने भी इंटरेस्ट ले लिया है और 7,000 कलाकार से भी बड़ा आंकड़ा ये जा चुका है 1999 में। तो दशक बदल रहा है इनके लिए। सोच रहे हो क्या स्थिति हो रही है? अब सब कुछ तो मिल ही गया है, अब बस एज अ बिजनेस इसको चलाना है। 2000 में 2000 दिव्या को पद्म भूषण मिलता है। और तो और पहली इंटरनेशनल वर्ली डिजाइन सम्मेलन में पार्ट लेती है। लैक्मे फैशन वीक में पहली बार ये सहयोग करने वाले हैं और इनकी पूरी टीम जाकर एक पूरा ही बड़ा शानदार कलेक्शन बनाने वाली है। 500 करोड़ पार करते ही और लैक्मे फैशन वीक में इसका नाम दर्ज होते ही यूनेस्को ने भी इनके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। यूनेस्को ने भी इनिशियल एप्लीकेशंस फाइल करने चालू कर दिए। अब देखो क्या हुआ। जैसे ही माशे परिवार ने जीआई टैग के लिए इसको गंभीर किया तो 2 इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट हो गए, क्योंकि वो भारत से ऑटोनॉमसली लिंक्ड हैं, जिनका नाम है एनआईडी और निफ्ट। इन दोनों ने अपने टेक्सटाइल्स में वर्ली को इंक्लूड करने का डिसीजन बनाया, क्योंकि सरकार ने पारित किया ना, सरकार अब डिसीजन ले रही थी। पद्म भूषण दे दिया था तो सरकार ने बोला कि अब ये स्कूल में तो पढ़ाई हो ही रहा है, एनसीईआरटी में पढ़ाई तो हो ही रहा है, कॉलेजेस में भी पढ़ाई होगा, हम टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है अभी। ठीक। 2001 यूनेस्को ने प्रारंभिक धरोहर की मान्यता दे दी इसको। यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया। यूनेस्को ने इसको एज अ ट्रू आर्ट फॉर्म मान लिया। 2001 में हुआ ये बहुत बड़ा घटना था। और पहली बार अमेजॉन पर एक पूरा लिस्ट आया। जैसे अभी तुम एक सर्टेन चीज सर्च करते हो, शूज, 100 कंपनियां अलग अलग टाइप के शूज आते हैं, उसको लिस्ट ऑफ अमेजॉन बोलते हैं। तो वर्ली लिखते ही मल्टीपल कलेक्शन, लैम्प शेड कार्ड, छोटे छोटे स्कार्फ, रुमाल, ये सब आने लग गए और सब आर्टिस्टों के नाम उसमें लिखे जाने लग गए। अमेजॉन पर एक बड़ी कतार आ गई। देयर वाज अ वेराइटी एंड अ कैटेगरी फॉर अ पीपल टू बाय ऑन अमेजॉन। ठीक। 700 करोड़ का टर्नओवर पार कर गई उसके होते ही और 10,000 प्लस कलाकार हो गए। आइकिया ने इंडिया में फर्नीचर लाइन शुरू किया और उन्होंने बोला कि लेट्स से एक लकड़ी का चेयर इमेजिन करो, उसमें जो कुशन होगा वो फैब्रिकेटेड होगा और उस पर वर्ली आर्ट के प्रिंट्स होंगे। ठीक। तो ऐसे करके हम इंटीग्रेट फर्नीचर से करते हैं, क्योंकि आइकिया मुख्य तौर पर फर्नीचर की कंपनी है। बालू माशे को वर्ली एनिमेशन फिल्म अर्थ मदर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल गया। बालू माशे पर एक फिल्म आधारित बनी थी एनिमेटेड, अर्थ मदर के नाम से, उसको नेशनल अवार्ड मिल गया है। एनआईडी अहमदाबाद में इसको सीरियसली एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाना लगा है। एनआईडी अहमदाबाद तक पहुंच जाना मतलब बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत रेयरली कोई चीज वहां पर एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है इतने कम टाइम में। 2002 में माशे परिवार, जिव्या के बाद बालू, बालू के बाद सदाशिव जूनियर आते हैं और डालमिया को एनआईडी एंट्रेंस एग्जाम तक पहुंचा देते हैं। तो आर्ट फॉर्म, कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, प्रिंट्स भी हो गए, कंपनीज भी आ गई, ब्रांड्स भी बिक रहे हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम का भी पार्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। जो भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, यहां पर पहली बार पारित किया गया कि हम वर्ली एज आर्ट फॉर्म को डालेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है। इस साल तक 15,000 प्लस आर्टिजन्स हो गए हैं। यूसीड में भी ये बात फैल गई है, जो कि आईआईटी का डिजाइन डोमेन है, कि यहां पर भी रिकॉग्निशन मिलेगा। ललित कला अकेडमी ने भी इसको फेलोशिप प्रोग्राम देना शुरू कर दिया है।
2003 में यूनेस्को शॉर्टलिस्ट हो जाती है और अमृत सांस्कृतिक धरोहर की सूची के लिए शॉर्टलिस्ट कर लेती है इसमें। अमृत धरोहर क्या है? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंस रखने वाला जो आर्ट फॉर्म होता है, उसका रिकॉग्निशन यूनेस्को ने इसको दे दिया। फैब इंडिया का स्केल बहुत बड़ा हो गया, 75 प्लस स्टोर खुल गए, 25,000 परिवार से ज्यादा को लाभ मिलने लगा और 2500 करोड़ का उद्योग इस साल तक होने लग गया। 2500 करोड़, और हम बात कर रहे हैं 2003 की। 2004 में मिलान डिजाइन वीक में पहली बार इसको एज अ कलेक्शन प्रेजेंट किया जाएगा। अभी यहीं पर नहीं है, अभी बहुत कुछ है। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी होती है। तीसरे जनरेशन पुरुषोत्तम माशे, दिव्या के पोते ने अडोब इलस्ट्रेटर में डिजिटल वर्ली शुरू कर दी। तीसरा जनरेशन आ गया फैमिली ट्री में। अब वो इलस्ट्रेटर पर आ गए हैं, यानी कि अडोबी का कल्चर आ चुका है। कॉर्पोरेट म्यूरल्स, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया आईकिया और फैब इंडिया के बाद कि अब सबको वर्ली में इंटरेस्ट दिखाना था। एयर इंडिया, ताज होटल्स, आईटीसी, सब में म्यूरल्स लगने लगे। सब पागल हो गए। उस टाइम पर बहुत ही बड़ा था वर्ली, ओरिजिनल वर्ली के कल्चर को करना। 30,000 से भी ज्यादा रोजगार होगा और 3500 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए थे। और इतना बड़ा साइज पूरा करना सबके बस की बात नहीं है। और क्या शानदार कलेक्शन है, ये देखो जरा। दो 2005 में जीआई टैग एप्लीकेशन को औपचारिक रूप से दाखिल किया गया, ऑफिशियली फाइनली सबमिट कर दिया गया सरकार के सामने, लास्ट स्टेज पहुंच गया है। और कॉर्पोरेट एक्सपेंशन हो गया है, जिसमें आदित्य बिरला और रिलायंस जैसी कंपनियों ने भी इनको सपोर्ट करने का निर्णय लिया है कि हम आर्टिजन्स को सपोर्ट करेंगे, इनके सप्लाई चेन में सहयोग करेंगे, इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स लाके देंगे। 2006 बालू माशे को एशियन डिजाइन अवार्ड एनिमेशन श्रेणी में मिलती है, जिन पर इनके ऊपर बनी थी जो एक कंटेंट। नेशनल करिकुलम सीबीएसई कक्षा 8 से 10 में वर्ली चित्रकला एकदम इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी हो गया है। चौथा जनरेशन आ गया है अब दिव्या माशे का। दिव्या के परपोते साई माशे ने पहली 3D मॉडलिंग शुरू की वर्ली में। और 2007 में जीआई टैग फाइनलाइज हो जाता है और महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ी खबर होती है। सोचो, पहाड़ी के ट्राइब में रहने वाला एक ट्राइब जिसको क्रिमिनल घोषित किया है, उसने महाराष्ट्र को एक जीआई टैग दे दिया। जो एक ऐसी शादी ब्याह में दीवार पर बनाई जाती आकृति है, उसको आप इस स्केल तक लेके जा सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ा कहानी है, एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए, उन गांव के लोगों के लिए जो किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में क्राफ्ट को बनाते हैं या करते हैं। आप थकिए मत, हारिए मत। हम इतने सारे क्राफ्ट क्लस्टर्स में जाते हैं, हम यही बोलते हैं आर्टिजन्स को कि आप थकिए मत, आप करते रहिए। सही समय जरूर आता है और रिकॉग्निशन जरूर मिलती है। लेकिन उसके लिए अब देखो, यहां पर भी एक चीज है बच्चों, तुम भी बहुत बार कई बार थक जाते होगे काम करते करते। ये आर्ट फॉर्म क्यों आज यहां तक पहुंचा? केवल और केवल इसलिए पहुंचा क्योंकि पूरा ट्राइब कंसिस्टेंट था। वो औरतें चाहती तो गिव अप मार सकती थी, है ना, लेकिन नहीं मारा। उन्होंने गिव अप नहीं मारा, दुनिया ने भी गिव अप नहीं मारा। ठीक है बॉस। 2007 में पुरुषोत्तम माशे फोटोशॉप में डिजिटल वर्ली की पैटर्न लाइब्रेरी लॉन्च कर देते हैं। जो फोटोशॉप चलाना जानते हैं उनको पता होगा कि एक लाइब्रेरी आती है जिसमें पैटर्न्स होते हैं फोटोशॉप में, उसको आप इंस्टॉल करके एज अ एक्सटेंशन यूज कर सकते हो फॉर योर प्रिंट्स, राइट। तो प्रिंट का पूरा कलेक्शन लॉन्च करने के लिए फोटोशॉप में अहम भूमिका 2007 में निभाई जाती है। 2008 में 10 अप्रैल को ये जीआई टैग आधिकारिक घोषणा हो जाती है और आदिवासी कला को भौगोलिक सांकेतिक दर्जा मिल जाता है। उसके बाद लैक्मे फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में 25 प्लस डिजाइनर्स के कलेक्शंस प्रदर्शित किए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है।
लैक्मे फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में पहुंचना बहुत बहुत बड़ी बात है। जो भी फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है वो समझ सकते हैं इसका क्या मैग्नीट्यूड। 2009 में ये उद्योग 7,000 करोड़ पार कर चुका है। ग्लोबल रिसेशन रेजिलियंस के बावजूद आइकिया फैब इंडिया ने ऑर्डर बढ़ा दिए। चौथा जनरेशन ने साई माशे ने माया 3D वर्ली एनिमेशन शुरू कर दिया है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिलान टोक्यो डिजाइन वीक्स में भी ये प्रदर्शित होने लगे हैं। यानी कि विश्व में सभी वर्ली को अब जानने लग गए हैं, खाली भारत तक ही सीमित नहीं है। 2010 पांचवा जनरेशन आता है दिव्या माशे के परपोते अभिजीत माशे आईपैड ऐप लॉन्च करते हैं वर्ली पैटर्न्स का। देख रहे हो पूरा जनरेशन लगा हुआ है। आईपैड पैटर्न लॉन्च करते हैं। सीबीएसई नेशनल रोल आउट हो जाता है कि 6 क्लास से 12वीं में वर्ली डिजिटल मॉड्यूल एकदम ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह हर एक प्रांत में पढ़ाना चाहिए, इस लेवल का इंपॉर्टेंस हो गया है। टाटा और रिलायंस ने भी बहुत सीरियसली इसको इंप्लीमेंट किया, बहुत बड़े बड़े ग्लोबल एक्सपोजर्स लाके दिए, क्योंकि उनके जो बड़े नेटवर्क्स थे अब इनके काम आ रहे थे। 2011 में लंदन डिजाइन फेस्टिवल में पहली बार ब्रिटिश म्यूजियम में ये पेश किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है। 5th जनरेशन एक्टिव हो जाती है, जो कि साई माशे जूनियर ने यूनिटी 3D में वर्ली गेम विकसित किया। ऐप बन गया, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के बाद ऐप भी बन गया, अब गेम भी लॉन्च किया उन्होंने। परिवार लगा ही हुआ है, जनरेशन्स लगे ही हुए हैं कि हम आए हैं तो हम किस तरीके से योगदान देके इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। ग्लोबल ब्रांड लॉन्च होते हैं वर्ली बाई माशे, इनके नाम से बहुत बड़ा एक ब्रांड लॉन्च किया जाता है आइकिया के थ्रू। वेस्ट एल्म के साथ सहयोग मिलता है इनको। यूनेस्को के लिए फाइनल पुश होता है, अंतिम दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और यूनेस्को ने फाइनली रिकॉग्निशन दे दी है और उद्योग 18,000 करोड़ पार कर चुका है। दो 2012 वर्ली बाई माशे फेमस होने लगा। यूसीड में 60% में इंटीग्रेशन हो गया। लंदन डिजाइन फेस्टिवल में ये चले गए। यूनेस्को ने इसको मास्टरपीस घोषित कर दिया है। एनआईडी में एआर वीआर लैब्स में इसके पैटर्न पढ़ाए जाने लगे। 2013 में साई माशे जूनियर ने जो यूनिटी 3D वर्ली गेम बनाया था ना, उस पे 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो गए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2013 में इतना इंटरनेट और इतना लोगों के पास फोन नहीं था। 1 मिलियन गेम डाउनलोड एक आर्ट फॉर्म पर, आप सोच सकते हैं। 2014 में 6th जनरेशन आती है। दिव्या के चहेंगे पोते प्रणव माशे ने एआई वर्ली जनरेटर लॉन्च किया है। गेम तक ही सीमित नहीं है, अब एआई पे भी बात हो गई है। और सोचो ये परिवार आगे कितना है कि 2014 में ही एआई की बात कर रहा है। निफ्ट के नेशनल करिकुलम में फैशन टेक्नोलॉजी में कंपलसरी किया गया इसको एज अ सब्जेक्ट। तो आज भी आप फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट में किसी भी सेंटर में पढ़ेंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। 25,000 करोड़ और 2 लाख परिवार से भी ज्यादा अभी प्रभावित हो चुके हैं। और 2015 यूनेस्को ने ऑफिशियली लिस्टिंग की और जीआई टैग के बाद ये दूसरा मील का पत्थर था। आईआईएससी वर्ली डेटा शीट 50,000 डिजिटल पैटर्न का एआई ट्रेनिंग डेटा सेट सार्वजनिक किया गया। 50,000 से भी ज्यादा पैटर्न लोगों के लिए एज अ डेटा निकाला गया और एनआईडी के पैन इंडिया सभी 7 कैंपस में वर्ली डिजिटल लैब में पढ़ाया जाने लगा। समझ रहे हैं?
2016 7वां जेनरेशन अर्नव माशे GAN बेस्ड वर्ली स्टाइल ट्रांसफर शुरू किया उन्होंने, जो एक AI का ही एक सर्टेन काइंड ऑफ मॉड्यूल है कि अगर आप कमांड्स डालते हैं या एडवांसमेंट करते हैं, आपको सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए सिस्टम और एल्गोरिदम को बताना होगा ना। आज अगर तुम AI पर जाकर लिखते हो कि मुझे सुपरमैन को वर्ली के पैटर्न में बना के दो, तो वर्ली की जो स्टडी करने के जो डेटाबेस है वो ये बना रहे हैं, ताकि डिजिटली भी आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। 2016 में ये मेटावर्स में एंट्री लेते हैं। इतना एडवांसमेंट हो गया है, AR VR आ चुका है और मेटावर्स सीरियस है AR VR के लिए इस समय 2016 में, तो ये वहां पर भी इंटीग्रेट किया जाता है। तो भारत के धरोहर में वर्ली मेटावर्स तक पहुंच गया। 2017 में गूगल आर्ट्स एंड कल्चर वर्ली डिजिटल लेगेसी 10,000 प्लस हाई रेजोल्यूशन चित्र को रिलीज करते हैं, 10,000 प्लस हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स, जिसके थ्रू आज तुम ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड शेप्स एंड साइजेस को समझ सकते हो। यूसीड में भी इसका प्रचलन बढ़ चुका है। 18 8th जेनरेशन यश माशे जिव्या के पर परचिंगे पोते ने स्टेबल डिफ्यूजन वर्ली मॉडल ट्रेन किया। एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो। ओपन सी पर पहली बार वर्ली को लॉन्च किया गया है। NFT आया था इस टाइम, याद होगा आपको, एक NFT का कल्चर बना था जब NFT लोग बना रहे थे और NFT का आर्टिफैक्ट्स बेच के करोड़ों रुपए बना रहे थे। ओपन सी में लॉन्च कर दिया गया वर्ली को और NFT कलेक्शन एक इथेरियम फ्लोर प्राइस पर गिरा। इथेरियम क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, और एक इथेरियम आप समझ सकते हो कि कितना महंगा होता है। एक इथेरियम के फ्लोर प्राइस पर यह शुरू हुआ था। उसके बाद NID मेटावर्स कैंपस में आ गया, बहुत सारी चीजें हो गई, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बढ़ रहे हैं। 2019 का आया और एनवीडिया रिसर्च के साथ जेनरेटिव AI मॉडल का ये पार्ट बना। गूगल आर्ट्स एक्सपेंशन हो गया। वर्ली के 5000 साल के नाम से इसको संबोधित किया गया। अब अगर यहां पर 5000 साल मेंशन है तो हमको फिर जाना पड़ता है उस टाइमलाइन में, जो याद है हमने शुरू में डिसाइड किया था कि हो सकता है कि उतना पुराना हो। और 50,000 डिजिटल आर्टवर्क्स आ गए हैं। अब लोग बहुत सीरियस हो चुके हैं इस आर्ट फॉर्म को लेकर। 2020 में हम सब जानते हैं कोविड आ गया था। 2020 में जूम पर NID के AR VR वर्कशॉप हुए। 1 लाख प्लस छात्र ने सीखा था 2020 में ये AR VR वर्कशॉप। मेटावर्स लैंड सेल होने लग गए थे, तब लोग मेटावर्स की जमीन खरीदने लग गए थे, उन सब में भी योगदान था। NEP 2020 आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी इंटीग्रेशन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आदिवासी कला कंपलसरी की गई और उसमें वर्ली बहुत इंपॉर्टेंट था कि ट्राइबल की पढ़ाई होनी बहुत जरूरी है। 2021 में NFT एक्सप्लोजन हो जाता है। ओपन सी पर $1 बिलियन प्लस की सेल्स हो जाते हैं। निफ्ट में डिजिटल रनवे पर चीजें आ जाते हैं क्योंकि लॉकडाउन का दौर था, और डिजिटल रनवे पर भी पहुंच जाता है क्योंकि निफ्ट ने बहुत सारी चीजें डिजिटल करनी शुरू की थी उस साल। 2022 में 10th जेनरेशन आरव माशे ने चैट GPT वर्ली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शुरू की। सोचो 10वें जेनरेशन की अब हम बात कर रहे हैं। पूरा जेनरेशन और पूरा टाइमलाइन ही लगा हुआ है, पूरा फैमिली लगी हुई है। NEP इंप्लीमेंटेशन तो आप जान ही रहे हैं, CBSE NCERT में हो चुका है, AR करिकुलम जान गए हो। ग्लोबल डिजाइन सबमिट में सबमिट कर दिया गया, AI आर्ट रेवोल्यूशन हो गया है, तो ग्लोबल डिजाइन में भी जा चुका है।
2023 में एनआईडी ने 100% मान लिया है कि इसको करिकुलम का पार्ट हम बनाएंगे, और एप्पल एआर किट वर्ली, आईफोन एआर में वर्ली पैटर्न स्कैनर ऐप लॉन्च किए गए, क्योंकि तब iOS के लिए उतना कल्चर में वर्ली को नहीं डाला गया था। तो iOS का पैटर्न रिकॉग्निशन ऐप भी लॉन्च किया गया, और वो किया गया 2023 में। ऑल राइट, टाइमलाइन यहां पर खत्म हो गई। कुछ छोटी मोटी बातें हैं, जान लो, एंड वी आर डन फॉर द सेशन। मैनिक पब्लिक स्कूल की दीवारों पर भारत का सबसे बड़ा वर्ली पेंटिंग है। इसमें पूरा गांव जीवन चित्रण है। इसका नाम है मैनिक पब्लिक स्कूल। तो कभी भी ऐसा सवाल आता है कि वर्ली की सबसे बड़ी पेंटिंग कहाँ है, तो एक दीवार पर है, एक स्कूल के वॉल पर है, और वो ये है, मैनिक पब्लिक स्कूल। स्कूल का नाम है मैनिक पब्लिक स्कूल। देखो, फैब्रिक पर ऐसे प्रिंट्स बनाए जाते थे तब। लैंप शेड ऐसे बनाए गए, क्या क्या प्रोडक्ट्स था वो भी देखो। लैंप शेड ऐसे बनाए गए, ऐसा पैटर्न इस्तेमाल किया जाता था बड़े बड़े फैब्रिक्स पर, पर्दे वगैरह, स्टोल वगैरह, ठीक। तो ये कलर स्कीम उसमें यूज किया जाता था। ये कोस्टर्स हैं, अम्ब्रेला है, बैग है, हैंड बैग्स में इस्तेमाल किया गया, छोटे छोटे एनवेलॉप्स, पोस्ट कार्ड्स, इन सब में इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक। कप, टेराकोटा वगैरह पर अलग अलग किस्म के कप्स पर बनाए जाने लगे। ये वॉल क्लॉक है जिसके अंदर वो पैटर्न इस्तेमाल किया गया, बनाया जाने लगा, और ऐसे कम से कम सैकड़ों डिजाइन हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चीज आज मौजूद है धरती पर एज ए एक्सेसरीज जिसमें वर्ली नहीं है। जूते से लेकर, सॉक्स से लेकर, हैंकर चिप से लेकर, घड़ी से लेकर, हाथ के घड़ी के स्ट्रैप से लेकर, स्ट्रोल से लेकर, हर एक चीज में वर्ली किसी न किसी फॉर्मेट पर बनाया गया ही है। हैट, टोपी, एक्सेसरीज, यहाँ तक कि चश्मों के फ्रेम तक में डिजिटली उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। जो लोग बहुत आर्ट को प्रेम करते हैं, पेंटिंग वगैरह तो बहुत कॉमन बात है, वो तो होता ही है। लोग दीवारों पर भी बनाते हैं, बड़े बड़े म्यूजियम, बड़े बड़े अच्छे फार्म हाउसेस और घरों में भी आज एक वर्ली को इंटरेस्ट रखते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट है। प्लस महाराष्ट्र में इस रीजन में कभी भी आप जाएंगे तो आपको एक ओरिजिनल पीस जरूर उठा कर लेके आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ा इतिहास है, ठीक है। अब महाशय परिवार तो है, केवल वही नहीं था, कुछ और नाम जान लो। अनिल वंगद, वही वर्ली ट्राइब विलेज से निकले जिन्होंने इंडिया, यूरोप और यूएस में एक्सपेंड किया इस आर्ट फॉर्म को। अलग अलग और भी नाम है, और भी कई नाम है। द वायदा ब्रदर्स, मयूर एंड तुषार वायदा, renowned contemporary artists from Ganjad, Maharashtra, who have taken worldly to international platform। ये यंग लोग हैं, ये यंग इनिशिएटिव लेने वाले बच्चे हैं। शांताराम तुम्बड़, known his innovative approaches to the traditional art style। इन्होंने बहुत कलात्मक काम किया है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ये सभी लोग एक ऐसे आर्ट फॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं जो सदियों से चलता आ रहा। आई एम श्योर तुमको बहुत सारा इंसाइट मिला होगा वर्ली के बारे में, एंड मैं चाहता हूं कि जब भी आप हमारे आर्ट फॉर्म में, किसी भी आर्ट फॉर्म को भारत में देखते हैं, बहुत गर्व कीजिए उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की मेहनत है। टू जज कि आप कितना सीख पाए हैं, हमने एक और चीज़ की पहल की है कि हम हर क्लास के एंड में डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट डालते हैं। आप सभी उस टेस्ट को दीजिए, अपना एप्टीट्यूड जज कीजिए, और इसी के साथ हमारा वर्ली का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।